देव ने अब चारों ओर नजर दौड़ाई पर कबीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह परेशान हो गया। कहाँ गया ये लड़का? मौली और तारा एक दूसरे को देखने लगी कि आखिर कबीर गया कहाँ। देव उसे रेस्टोरेंट में इधर उधर ढूंढने निकल गया। मौली की नज़र टेबल पर रखे लेटर पर गई। उसने जल्दी से वह उठा लिया। तारा, यार सब गड़बड़ हो गई। लगता है कबीर ने लेटर पढ़ लिया और वह गुस्से में निकल गया। मौली, लग तो यही रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वह हमारे बारे में। तभी देव वहाँ आया। लगता है कबीर वापस कैंप के लिए निकल गया, लेकिन ऐसे अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। तारा, फ़ोन करके देखो। देव, मिला रहा हूँ पर मिल नहीं रहा। मौली और तारा कबीर के इस तरह गायब होने और देव के ऐसे परेशान होने पर खुद पर शर्मिंदा हो रही थीं। देव जैसे ही बाहर जाने को हुआ तो मौली ने उसे पुकारा, पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। देव वापस उसकी ओर मुड़ा। क्या हुआ? मौली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शायद इसी वजह से कबीर नाराज होकर यहाँ से चला गया। देव हैरानी से बोला, नाराज? मौली, जल्दी बताओ क्या हुआ है ऐसा जो कबीर मुझे ऐसे बताए बिना यहाँ से चला गया। तारा ने अब मौली की ओर देखा, पर मौली नहीं तारा, अनजाने में ही सही पर गलती की है तो माननी पड़ेगी। देव, तुम दोनों आपस में ही बातें करती रहोगी या मुझे भी बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? तुम मौली, मैं बताती हूँ। उसने अब देव को सारी बातें बताई कि किस तरह कबीर ने जल्दबाजी में वह लेटर तारा को दिया और उस पर कोई नाम ना होने की वजह से तारा और मौली को लगा कि वह लेटर कबीर ने तारा को दिया है। तारा ने कबीर के प्यार को कबूल कर उसके लिए अपना जवाब लिखकर उसे लेटर दे दिया। लेकिन देव सोच में पड़ गया। फिर वह तारा की ओर देखकर बोला, कबीर ने तुम्हें लेटर दिया है यह सोचकर हाँ कर रही थी या पहले से ही तुम्हें वो पसंद है? तारा, मुझे कबीर पहले से पसंद है पर कभी इस बात को समझ नहीं पाई। तुमने जैसे अपनी फीलिंग्स मौली के लिए लिखी थी ना उस लेटर में, बिल्कुल वैसा ही मुझे भी कबीर के लिए फील होता है। देव, लेकिन कबीर के दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है तारा। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वह मुझे ज़रूर बताता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि तुम्हारा एहसास एक तरफा है। तारा की आंखें नम हो गईं और वह कुर्सी पर बैठ गई। मौली तारा को संभालते हुए देव से बोली, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक है, कबीर अभी तारा को पसंद नहीं करता, लेकिन क्या पता कुछ वक्त बाद पसंद करने भी लग जाए। देव, सॉरी मौली, मैं तारा को झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता, इसलिए जो सच था वो कह दिया। तारा, संभालो खुद को। यह तो अच्छा है कि अभी सारी बातें खुल गईं, वरना तुम्हें बाद में और तकलीफ होती। पता नहीं कहाँ चला गया वो। जरूर गुस्से में ही गया होगा। मुझे उसे ढूंढना है। तुम लोग अब वापस जाओ। देव जैसे ही बाहर निकलने को चला कि उसे खुद से कुछ दूरी पर कबीर आता दिखाई दिया। उसकी शर्ट थोड़ी भीगी हुई थी। अब मौली ने भी कबीर को देखा तो तारा को इशारा किया कि कबीर सामने है। कबीर किसी वेटर से बातें कर रहा था। उसे वहाँ देख सबकी जान में जान आई। वह उनके पास आया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो देव? देव, कहाँ था तू? चारों तरफ देख लिया। और ये शर्ट कैसे गीली हो गई तेरी? कबीर, तुम तीनों जब बाहर थे तो गलती से एक वेटर से कॉफ़ी गिर गई थी थोड़ी शर्ट पर। मैं बस उसे ही साफ़ करने गया था और कोई छोटा बच्चा थोड़ी ही हूँ जो खो जाता। तू ऐसे क्यों परेशान हो रहा है? मौली, और कोई बात नहीं। कबीर, और कोई बात नहीं? क्यों, कुछ परेशानी है? यह सुनकर देव थोड़ा सधे लहजे में बोला, वो लेटर। कबीर, हाँ वो मैंने टेबल पर। कहते हुए कबीर ने टेबल की ओर देखा पर वहाँ लेटर नहीं था, क्योंकि उसे तो मौली ने पहले ही उठा लिया था। देव, अच्छा तो अब यह सब छोड़, चल बैठते हैं। कबीर ने लेटर नहीं पढ़ा। यह जानकर उन तीनों की जान में जान आई। तारा अब एकदम शांत थी। मौली और देव को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। तारा की उस खामोशी को कबीर ने भी नोटिस किया। कबीर, ठीक हो? क्या हुआ? ऐसे खामोश क्यों हो गई? तारा, नहीं कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। कबीर, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। कबीर को अब वहाँ का माहौल कुछ तनावपूर्ण लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ उसके जाने के पीछे कि ऐसा सन्नाटा पसर गया। मौली ने कबीर से बातें शुरू कर दी। तुम नमन को कैसे जानते हो? कबीर, मेरे पापा के एक अच्छे दोस्त हैं, उनका बेटा है नमन। पढ़ाई के सिलसिले में तुम्हारे शहर में आकर शिफ्ट हुआ था, लेकिन अब पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस लौट आया। मैंने उसे समझा दिया है, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मौली, थैंक्स यार, उस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए। तारा चुपचाप कबीर को देख रही थी कि कितना नॉर्मल होकर बातें करता है मौली से, क्योंकि वो इसकी दोस्त है, पर मेरी तरफ तो देखता तक नहीं, एक दोस्त की नज़र से भी नहीं।
काश मैं देव के लेटर को कबीर का लेटर नहीं समझती तो शायद कभी समझ ही नहीं पाती कि कबीर के मेरे लिए दिल में क्या एहसास है। बस सच तो यही है कि यह एहसास एक तरफा ही है, सिर्फ मेरा है, कबीर का नहीं। वह शाम कुछ बेरंग सी थी। तारा की परेशानी को देव और मौली बखूबी समझ रहे थे, पर वह कबीर पर भी कोई दबाव नहीं बना सकते थे। अब वापस लौटते वक्त देव ने मौली से कहा, वैसे तो वह जानता है कि कबीर के दिल में तारा के लिए कुछ नहीं है, पर वह एक बार और कोशिश करेगा कबीर का दिल टटोलने की। मौली और तारा के जाने के बाद कबीर और देव धीरे धीरे टहलते हुए कैंप की ओर चले। कबीर, एक बात बता, कुछ हुआ है क्या? देव, नहीं तो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? कबीर, नहीं, पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर मैं वापस वॉशरूम से जब लौटा तब से तुम लोग कुछ शांत और परेशान से लग रहे थे। कोई बात है क्या? देव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर, झूठ मत बोल, बता क्या बात है? देव ने कुछ देर सोचकर बोला, तारा किसी को पसंद करती थी, लेकिन उस लड़के के दिल में तारा के लिए कुछ नहीं है। कबीर, अच्छा, क्या कहा उस लड़के ने? देव, लड़के ने कह दिया कि वह उसकी टाइप की लड़की नहीं है। कबीर, ओह, तो तारा को बहुत बुरा लगा होगा, तभी वह चुप थी। देव, दोनों अब अपने रास्ते चलने लगे। देव थोड़ी देर बाद बोला, कबीर, तारा तुझे कैसी लगती है? मेरा मतलब है उसका नेचर, बातें वगैरह। कबीर, चुलबुली टाइप की है, नेचर भी अच्छा ही है, पर तू क्यों पूछ रहा है? क्या मौली की जगह तारा पसंद आने लगी है? कहते हुए वह हंस पड़ा। देव, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया तो पूछ लिया। मेरे पास एक आइडिया है। कबीर, और वो क्या है? देव, तू एक बार सोच कर तो देख, वो दोनों दोस्त और हम दोनों दोस्त, अगर तू तारा को अपनी पार्टनर बना ले तो कितना मजा आएगा। तुम दोनों की मेरे हिसाब से पटेगी भी बहुत। तुम शांत हो और वो चुलबुली, मतलब बैलेंस बना रहेगा। तारा के बारे में सोच कर तो देख, लड़की अच्छी है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है उसमें। यह सुनते ही कबीर अब रुक गया और गुस्से में देव को देखने लगा। देव, यार नाराज मत हो, मैं सोच रहा हूँ, डिसीजन तो तेरा ही है ना, मैं सिर्फ पूछा है तेरे से। कबीर गुस्से में, बस देव, बहुत बोल लिया तूने। अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरे मन में जो आएगा बोलता चला जाएगा। और फिर तू भी तो कहता है कि प्यार अपने आप हो जाता है। फिर मैं बस इतना जानता हूँ फिलहाल कि मेरे दिल में तारा तो क्या, किसी भी लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना, मैं बता रहा हूँ तुझे। कोई खिलौना हूँ क्या कि तारा का दिल टूटा है तो मुझे उठाकर उसे दे दो? देव, अच्छा सॉरी, मैं बस आइडिया दे रहा था। कबीर, अपने ये बेहुदे आइडियाज़ अपने पास रख, कहते हुए वह आगे बढ़ गया। देव मन ही मन सोचने लगा, मैं तो पहले से ही जानता था कि इसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है तारा के लिए। वह अब कबीर के पीछे पीछे भागा। सुनना। कबीर रुक गया। क्या है? देव, नाराज है अपने भाई से? कबीर, नहीं, बस अपनी मोहब्बत का रुख अपने तक ही रखना। देव हाथ जोड़कर, जी गुरुदेव। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, बैल कहीं का, चल जल्दी। कहते हुए उसने पहले देव को कैंप की दीवार पर चढ़ने में मदद की, फिर खुद भी चढ़ गया। दोनों अब चुपके से सबकी नज़रें बचाते हुए मंजीत के पास पहुंच गए। मंजीत हैरानी से, ओए तुम आ गए इतनी जल्दी? देव, नहीं, हम नहीं आए, हमारा भूत आया है। अभी तेरे सामने खड़े हैं फिर भी पूछ रहा है कि आ गए। मंजीत, तू तो चुप ही रहे, उल्टी खोपड़ी। देव, क्या कहा तूने? कबीर, शांत हो जाओ दोनों। मंजीत, ठीक है, अब खुशखबरी नहीं बताऊंगा। कबीर और देव एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। कैसी खुशखबरी? देव ने कबीर को इशारा किया। कबीर ने अब मंजीत के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। बताना मंजीते, मेरे यार, क्या खुशखबरी है? मंजीत, तू पूछ रहा है तो बता रहा हूँ, अंदर की बात पता कर आया हूँ, और सबसे ज़्यादा काम तो देव की आएगी ये बात। देव, बता भी दे या कौन बनेगा करोड़पति खेलता रहेगा। मंजीत, अच्छा सुन, कल दोपहर ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और परसों सुबह जल्दी निकलना है वापस। देव, तो इसमें क्या अच्छा है? मंजीत, सुन तो सही, कल दोपहर तक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम सभी लोगों को रात 8 बजे तक फ्री छोड़ दिया जाएगा। मतलब कहीं जाओ आओ, घूमो फिरो शहर में, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन 8 बजते ही वापस लौटना होगा। देव को यकीन ही नहीं हो रहा था, जो मंजीत कह रहा है वह सच है। देव, तू झूठ बोल रहा है ना? मंजीत, नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ। 1 घंटे पहले कैप्टन सर ने वार्डन को यह नोटिस तैयार कर कल सुबह नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा है। देव, मेरा दिल नहीं मानता, तू मजे ले रहा है।
कबीर मुस्कुराता हुआ उन दोनों को झगड़ते हुए देख रहा था। मंजीत, अजीब पागल आदमी है तू। ले तेरे सर की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। कहते हुए उसने देव के सिर पर हाथ रख दिया तो देव ने झटके से उसका हाथ अपने सिर से हटा दिया। मैं जानता हूँ कि मैं तेरी आंखों में खटकता हूँ, और कहीं तूने मेरी झूठी कसम खा ली तो एक काम कर, तू ना इस कबीर के सिर पर हाथ रख कर कसम खा कि जो कह रहा है सच है। मंजीत ने कबीर के सिर पर हाथ रख दिया। ले, अब तो खुश। देव ने मारे खुशी के मंजीत को अपनी गोद में उठा लिया। अरे वाह यार, इसका मतलब कल खुलकर सांस ले पाएंगे हम कितने दिनों बाद। मंजीत, नीचे उतार पागल आदमी, मैं गिर जाऊंगा। देव हंसते हुए बोला, नहीं गिरेगा। क्या बढ़िया खबर सुनाई है तूने, आज तो नाचने का मन कर रहा है। मंजीत, तो नाच ले, पर पहले मुझे नीचे उतार। कबीरे, बचा यार, ये पागल हो गया है। कबीर, तुम दोनों ही पागल हो, मैं चलता हूँ। कहते हुए वह हंस पड़ा और वहाँ से निकल गया। तारा कमरे में उदास बैठी थी। मौली भी बहुत उदास थी उसे ऐसे देखकर। मौली, यार तारा, आई एम सो सॉरी। तुझे तो शक भी था, लेकिन मैंने ही नहीं माना। तारा ने मौली को उदास देखा तो सोच में पड़ गई कि मौली की इसमें क्या गलती है। इतनी मुश्किल से तो देव से मिली है। वैसे भी आज का दिन मेरी वजह से ख़राब हो गया इसका। अब कल का दिन और है, उसके बाद पता नहीं कब इससे देव मिलेगा। मेरा ना सही तो ना सही, लेकिन मौली के पास उसका प्यार तो है ना। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बुरा जरूर लगा कबीर का और उस लेटर का सच जानकर, क्योंकि पहली बार कोई पसंद आया था। लेकिन अब सबको अपनी पसंद का प्यार नहीं मिलता ना। और सच कहूँ तो कबीर इतना भी अच्छा नहीं है, उससे भी अच्छे लड़के मिलेंगे मुझे, तू देख लेना। फिर तू ही कहेगी, हाँ यार, यह तो कबीर से भी बहुत अच्छा है। मौली, तू दुखी तो नहीं है ना। तारा, दुखी हूँ मेरे दुश्मन। कल के बाद पता नहीं कब देव से मिलने का मौका मिले, तो इन फालतू बातों को दिमाग में मत रख। मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। बस तू और देव कभी कबीर को मत बताना कि मैं उसे पसंद करने लगी थी, वरना मेरे बारे में क्या सोचेगा कि कितनी पागल है। अब मौली का फ़ोन बज उठा। तारा, देख तो किसका फ़ोन आया है। मौली फ़ोन उठाने चली गई। तारा की आंखों से बह निकले आंसू को उसने जल्दी से पोंछ लिया। वह अब पहले की तरह बकबक करने लगी थी। देव, तारा कैसी है। मौली, ठीक है, कह रही है कि कबीर को मत बताना कि उसने कभी उसे पसंद किया था। देव, यही सही रहेगा, क्योंकि इस बात को जितना ज़्यादा खींचा जाएगा तारा को उतना ही दर्द होगा। अच्छा सुनो, कल दोपहर को हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर हम कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन रात 8 बजे तक। मौली खुशी से, यह तो बहुत अच्छी बात है। देव, कल तैयार रहना, हम आराम से घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि कल तो बहुत टाइम है हमारे पास। मौली, ठीक है। देव ने फ़ोन रख दिया। मौली ने तारा को सब बताया और उसे भी तैयार होने को कहा। तारा हंसते हुए बोली, तू ना बिल्कुल पागल है। अरे कभी तो तुम दोनों अकेले टाइम बिताओ, आराम से बैठकर बातें करो। हर जगह दोस्तों को साथ नहीं ले जा सकते। डेट नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। घूमो फिरो, मूवी देखो, खाना खाओ। मौली, नहीं यार, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तारा हंसते हुए, अकेली कहाँ हूँ, रात 8 बजे तक तो आ ही जाएगी ना। तब तक मैं यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ बैठ जाऊँगी, उनके साथ घुमाऊँगी। मेरे पास दोस्तों की कमी थोड़े है। उसने मौली को अकेले जाने के लिए मना लिया, जबकि सच तो यह था कि वह अभी कबीर का सामना नहीं करना चाहती थी। वह कबीर के लिए अपने दिल को समझाना चाहती थी कि वह उसे नहीं मिलेगा तो बेहतर है कि उसे भूल ही जाए। उधर रात में देव कबीर को कल अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन कबीर मना कर रहा था। यार, हर बार कबाब में हड्डी अच्छी नहीं लगती, तू जाना कल मौली के साथ, अच्छे से घूम फिर के आ। देव, नहीं यार, प्लीज़। मंजीत, देख देव, शादी तो अकेले ही करेगा ना, या फिर कहीं मंडप में भी तो कबीर को साथ लेकर बैठेगा। यह सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। कबीर, देख, मंजीत भी नहीं जा पाया हमारे साथ एक बार भी, तो कल तू अपनी मौली के साथ जा और मैं मंजीत एक साथ सैर सपाटे को निकलते हैं। रात को 8 बजे से पहले ही एक जगह पर मिल जाएंगे सब, तब मैं मिल लूँगा अपनी दोस्त से और मंजीत भी अपनी भाभी से मिल लेगा। जैसे तैसे कबीर ने देव को मना ही लिया अकेले जाने के लिए। दूसरे दिन नोटिस बोर्ड पर नोटिस पढ़ पूरा कैंप खुशी से पागल हो गया। अब सभी की ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले कंटीले तारों के नीचे से निकलना, फिर शूटिंग वगैरह। आखिरी टास्क रस्सी पर चढ़ना था। तीनों दोस्त साथ ही खड़े थे। देव का नंबर आया रस्सी पर चढ़ने का। जैसे ही वो चला कि मंजीत बोला, ये आखिरी टास्क है, कर ले, उसके बाद तू आज़ाद। देव के दिमाग में मौली का चेहरा घूमने लगा। वह अब जल्दी जल्दी रस्सी पकड़कर पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। कबीर और मंजीत आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अब जब देव नीचे उतरने लगा कि मौली की तरफ ध्यान होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और
हाथ से छूट गई। देव धड़ाम से ज़मीन पर नीचे आके गिरा। उसकी आवाज़ सुनकर कबीर और मंजीत का ध्यान उस पर गया। वो जल्दी से उसकी ओर भागे। देव ज़मीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। कुछ देर बाद आर्मी के डॉक्टर अपने कैबिन से बाहर निकले और वहाँ खड़े मंजीत, कबीर, वार्डन और कैप्टन सर की ओर देख रहे थे। ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन देव के एक पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है और सूजन भी है, तो 3-4 दिन तक बेड रेस्ट है पूरा। वो अभी जितना कम चले बेहतर है। अब कैप्टन सर और वार्डन देव से मिलकर हालचाल जानने लगे। मंजीत और कबीर उनके जाने के बाद कैबिन में आए। देव को ऐसे दर्द में देख कबीर का चेहरा उतर गया। मंजीत, तुझे टास्क जल्दी ख़त्म करने को कहा था, सीधा नीचे कूदने को नहीं। अब देख, यहाँ लेटा हुआ है। देव, बैलेंस बिगड़ गया यार, क्या करता? कहते हुए उसने शांत खड़े कबीर को देखा। तभी वार्डन मंजीत को अपने साथ आकर ले गए। कबीर, ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? देव, पेन किलर दे दी है डॉक्टर ने। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर, खींच कर, हो गया तेरा नाटक शुरू। चोट लगी नहीं कि तू बचपने पर उतर आता है। देव अब कबीर के गले लग गया। यार मौली। कबीर, सॉरी, ऐसी हालत में नहीं। उधर मौली आज बड़े अच्छे से तैयार हुई अपनी पहली डेट के लिए और देव का इंतज़ार करने लगी। देव, पता नहीं अब कब उसे देख पाऊंगा। सही मायने में तो आज पहली डेट थी हमारी, पर सब बिगड़ गया। कहते हुए बच्चों की तरह रो पड़ा। देव को ऐसे देखकर अब कबीर गहरी सोच में डूब गया। 2 घंटे बाद मौली के कमरे पर दस्तक हुई।